नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 जो कि है ड्रग एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इस चैप्टर का एक टॉपिक है जो कि है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स। इसके बारे में हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के कुछ टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर्स में कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स के बारे में। ये ऐसे ड्रग है जो कि न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग कॉज करते हैं। अब ये न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग क्या होती है, नाम में ही आप देख सकते हैं न्यूरोमस्कुलर मतलब न्यूरो मतलब क्या होता है न्यूरॉन्स, और मस्कुलर मतलब मसल्स। तो न्यूरॉन के बीच का और मसल्स के बीच का जो कनेक्शन होता है उसको ब्लॉक करने वाले एजेंट्स, उनको हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स। तो ऐसे कुछ मेडिसिन होती है, ऐसे कुछ एजेंट्स होते हैं, इसके बारे में हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि न्यूरॉन्स और मसल्स के बीच का जो कनेक्शन है उसको ब्लॉक करने के लिए एजेंट्स क्यों बनाए गए होंगे, क्यों ऐसी मेडिसिन बनाई गई होंगी। तो ये जो है ये सर्जरीज में यूज़ की जाती है। जब कोई भी सर्जरी होती है तो उस टाइम पे हमारा टिश्यू कट किया जाता है, तो वो जो सेंसेशन है वो हमारे न्यूरॉन्स के थ्रू हमारे ब्रेन तक ना पहुँचे, इसके लिए ये एजेंट्स बनाए जाते हैं, ये मेडिसिन बनाई जाती है। तो इसके बारे में आज पढ़ेंगे, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। द एजेंट्स विच ब्लॉक द न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, सच एजेंट्स आर कॉल्ड एज न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, ऐसे एजेंट्स विच ब्लॉक द न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन। न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन मतलब क्या होता है, एक नर्व से दूसरे नर्व में जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो ट्रांसमिट होते हैं, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, ऐसे करके वो सिग्नल्स जो है वो सेंड करते हैं ब्रेन तक और ब्रेन से सेंसरी ऑर्गन तक। तो ये जो न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन है ये ब्लॉक कर देते हैं ये एजेंट्स एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। कहाँ पर ब्लॉक करते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। तो ऐसे एजेंट्स को हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स। अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है, मैं आपको डायग्राम में निकाल के दिखाती हूँ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन किस तरीके से होता है। एज्यूम कीजिए ये एक न्यूरॉन है, न्यूरॉन का एंड है, और ये हो गए हमारे मसल्स। ये जो है ये हो गए हमारे मसल्स, और ये जो स्पेस है, ये जो यहाँ पर ये इतनी जगह है, इसको हम बोलेंगे न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। न्यूरॉन का और ये जो मसल्स का, इनके दोनों का ये स्पेस जो होता है इसको ही हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो न्यूरॉन से मसल्स में आते हैं या फिर मसल्स से न्यूरॉन में जाते हैं। जो न्यूरॉन से मसल्स में आते हैं उनको हम बोलते हैं मोटर न्यूरॉन्स, और जो मसल्स से न्यूरॉन्स में जाते हैं उनको हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन जैसे टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो ये मसल्स के और न्यूरॉन के बीच का ये जो स्पेस होता है, और यहाँ से जो मसल्स से न्यूरॉन्स में या फिर न्यूरॉन से मसल्स में जो न्यूरोट्रांसमीटर ट्रांसमिट होते हैं, इसी को हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन, और ये हो गया हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो इसी पार्ट में जो है ये ड्रग्स जो है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स जो है इसी पार्ट को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो ट्रांसमिट नहीं हो पाते, जिसकी वजह से कोई सेंसेशन फील नहीं होता। इसे सिंपल सी डेफिनेशन है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स की। देन नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स। तो सबसे पहली कैटेगरी है इसमें डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स। इसमें फिर से एक कैटेगरी दी गई है जो कि है शॉर्ट एक्टिंग, जिसका एग्जांपल है ससिनिलकोलिन। देन नेक्स्ट कैटेगरी है नॉन डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स। इसको फर्दर और कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है, कौन कौन सी है वो देख लेते हैं।
सबसे पहली है शॉर्ट एक्टिंग, जिसके एग्जाम्पल है मीवायूरियम एंड गैंटायूरियम। सेकेंड है इंटरमीडिएट एक्टिंग, जिसका एग्जाम्पल है एट्राक्यूरियम एंड सिस एट्राक्यूरियम। एंड थर्ड इज द लॉन्ग एक्टिंग, जिसके एग्जाम्पल है पैनयूरोनियम एंड डोक्साक्यूरियम। तो इस तरीके से ये क्लासिफिकेशन हो गया, बहुत ही आसान सा क्लासिफिकेशन है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स का। देन नेक्स्ट हम देखेंगे सबसे पहली कैटेगरी, जो कि है डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, जिसका एग्जाम्पल हमने देखा था जो कि है सस्सिनिल कोलिन। तो इसके बारे में हम देखेंगे। ये जो सस्सिनिल कोलिन ये ड्रग है, ये मेडिसिन है, इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो इसकी सबसे पहले फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखेंगे, हमारे बॉडी में हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स पे ये किस तरीके की एक्शन दिखाता है वो देखेंगे। तो सबसे पहले स्केलेटल मसल्स पे सस्सिनिल कोलिन किस तरीके की एक्शन दिखाता है, कॉज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। तो हमारे जो स्केलेटल मसल्स है उनका कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है ये ड्रग। देन नेक्स्ट है आइज पे, हमारे आइज पे इसकी क्या एक्शन होती है, इंक्रीज इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। हमारे आइज में जो प्रेशर होता है, हमारे आइज में विस्कस फ्लूइड होता है, तो उस फ्लूइड का जो प्रेशर है वो इंक्रीज कर देता है ये ड्रग। देन नेक्स्ट है जीआईटी मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। हमारे जीआईटी पे इस ड्रग का क्या इफेक्ट होता है, इंक्रीज इंट्रागैस्ट्रिक प्रेशर। तो हमारा जो इंट्रागैस्ट्रिक प्रेशर है, हमारा जो गैस्ट्रिक जूस है उसका जो प्रेशर है हमारे स्टमक में वो इंक्रीज कर देता है। देन नेक्स्ट है सीवीएस मतलब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। हमारे हार्ट पे इसका क्या इफेक्ट होता है, कॉज अरिथमिया मतलब इरेगुलर रिदम होता है हमारे हार्ट का, इस कंडीशन में उसको हम बोलते हैं अरिथमिया। तो ये अरिथमिया कॉज करता है। तो इस तरीके के इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस हो गई। देन नेक्स्ट हम देखेंगे डोज। सस्सिनिल कोलिन का कितना डोज दिया जाता है, 0.3 to 1.1 mg पर kg इंट्रावेनस रूट से ये दिया जाता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इंडिकेशन मतलब ये कौन सी कंडीशन में यूज़ किया जाता है, ये ड्रग कौन सी कंडीशंस में पेशेंट्स को दिया जाता है। तो सबसे पहला है यूज़ इन ऑर्थोपेडिक सर्जरी। तो जैसे कि मैंने बताया था ये सर्जरीज में यूज़ किया जाता है, ये ड्रग्स जो है ये सर्जरी करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ऑर्थोपेडिक सर्जरी जो होती है उसमें ये ड्रग दिया जाता है। देन नेक्स्ट है फैसिलिटेड एंडोस्कोपी। ये एक प्रोसीजर है, ये एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो कि वेरियस डिसीज कंडीशंस को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। तो उसके लिए भी सस्सिनिल कोलिन यूज़ किया जाता है, पेशेंट को दिया जाता है। तो इस तरीके के इसके यूज़ हो गए। देन नेक्स्ट हम देखेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशन इस ड्रग का। तो सबसे पहला है हाइपरकैलेमिया मतलब जब हमारे ब्लड में पोटेशियम के लेवल एक्सट्रीमली हाई हो जाती है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरकैलेमिया। तो इस कंडीशन में अगर कोई पेशेंट है, किसी पेशेंट को हाइपरकैलेमिया है, तो उस पेशेंट को हम ये ड्रग नहीं दे सकते। देन नेक्स्ट है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। अगर किसी पेशेंट को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है तो उस पेशेंट को भी हम ये ड्रग नहीं दे सकते। देन नेक्स्ट है न्यूरोमस्कुलर डिसीज़। अगर किसी पेशेंट को न्यूरोमस्कुलर डिसीज़ है, जैसे कि माइस्थेनिया ग्रेविस, ये एक न्यूरोमस्कुलर डिसीज़ है, तो अगर ऐसी कंडीशन किसी पेशेंट में देखी गई तो ऐसे पेशेंट को हम ये ड्रग नहीं दे सकते। तो इस तरीके से इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इस चैप्टर की हमारी नेक्स्ट कैटेगरी, जो कि है ड्रग यूज इन माइस्थेनिया ग्रेविस। इस कैटेगरी में हम देखेंगे ऐसे ड्रग्स के बारे में जो कि माइस्थेनिया ग्रेविस इस कंडीशन में यूज़ किए जाते हैं। माइस्थेनिया ग्रेविस ये एक डिसीज कंडीशन है, ये एक डिसऑर्डर है। इसमें यूज़ करने वाले ड्रग्स होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले माइस्थेनिया ग्रेविस ये कंडीशन होती क्या है उसके बारे में समझ लेते हैं। तो माइस्थेनिया ग्रेविस की यहाँ पर हम सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। Myasthenia gravis is an autoimmune disorder in which antibodies destroy neuromuscular connection which cause problem with nerve that communicate with muscles। तो Myasthenia gravis ये एक autoimmune disorder है। autoimmune disorder मतलब क्या होता है, ऑटो एंड इम्यून मतलब जो हमारी इम्यून सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाती है और हमारे जो मसल्स है वहाँ पर हमारे जो मसल्स का और न्यूरॉन का जो कनेक्शन होता है वहाँ पर जाके अटैक करके वहाँ का जो एरिया होता है, वहाँ का जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। तो ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है इन विच एंटीबॉडीज डिस्ट्रॉय न्यूरोमस्कुलर कनेक्शन विच कॉज प्रॉब्लम विद द नर्व दैट कम्युनिकेट विद मसल्स। तो ये क्या करती है, ये एंटीबॉडीज जो होती है हमारी बॉडी में वो डिस्ट्रॉय कर देती है न्यूरोमस्कुलर कनेक्शन को। जैसे कि हमने डायग्राम में देखा था, यहाँ पर आप देख सकते हैं,
ये हो गया हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो यहाँ पर जो ये कनेक्शन होता है, यहाँ पर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, हमारे न्यूरॉन पे कुछ रिसेप्टर होते हैं और हमारे मसल्स पे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। तो इन रिसेप्टर्स को ये एंटीबॉडीज़ डिस्ट्रॉय कर देती है, इन पे अटैक कर देती है, जिसकी वजह से ये फर्दर काम नहीं कर पाते। तो इसकी वजह से जो न्यूरॉन्स के बीच का और मसल्स के बीच का जो कनेक्शन है उसमें प्रॉब्लम आ जाता है, वो प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाते, जो सेंसेशन है वो प्रॉपरली नहीं भेज पाते ब्रेन को, या फिर ब्रेन से जो सेंसेशन है, जो भी मोटर रिस्पॉन्स है वो हमारे मसल्स तक नहीं आ पाता। तो ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं माइस्थीनिया ग्रेविस। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो इस तरीके से ये डिसऑर्डर है। तो इसमें यूज़ होने वाले ड्रग्स के बारे में अब हम यहाँ पर देखेंगे। ड्रग यूज इन माइस्थीनिया ग्रेविस। तो यहाँ पर हमें कैटेगरीज दी गई है। तो सबसे पहली कैटेगरी है कोलिनिस्टरेज इनहिबिटर, जिसके एग्जांपल्स है नियोस्टिग्मिन एंड फिजोस्टिग्मिन। देन नेक्स्ट है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जिसके एग्जांपल है प्रेडनिसोन। एंड थर्ड इज द इम्यूनोसप्रेसेंट, जिसके एग्जांपल है एज़ाथियोप्रिन एंड साइक्लोस्पोरिन। तो इस तरीके से बहुत ही शॉर्ट ऐसा क्लासिफिकेशन है माइस्थीनिया ग्रेविस में यूज़ करने वाले ड्रग्स का। देन नेक्स्ट हम देखेंगे सबसे पहली कैटेगरी, जो कि है कोलिनिस्टरेज इनहिबिटर, जिसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, नियोस्टिग्मिन एंड फिजोस्टिग्मिन। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कोलिनिस्टरेज क्या होता है, ये जो कोलिनिस्टरेज इनहिबिटर्स ये कैटेगरी है, इसमें ये कोलिनिस्टरेज क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। इट इज़ अ सब्सटेंस विच डिस्ट्रॉय एसिटिल कोलिन। तो ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि एसिटिल कोलिन को डिस्ट्रॉय करता है। अब एसिटिल कोलिन क्या है, एसिटिल कोलिन ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है, हमारे बॉडी में ही प्रोड्यूस होता है, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है इसको ये कोलिनिस्टरेज डिस्ट्रॉय करता है। तो एसिटिल कोलिन का यहाँ पर क्या रोल है, एसिटिल कोलिन ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये यूजुअली हमारे स्केलेटल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये जो हमारे न्यूरॉन और मसल्स के जो रिसेप्टर होते हैं वहाँ पर एसिटिल कोलिन के रिसेप्टर्स होते हैं। तो उन्हीं एसिटिल कोलिन के रिसेप्टर्स को हमारी एंटीबॉडी जो है वो डिस्ट्रॉय कर देती है, इसीलिए वहाँ पर एसिटिल कोलिन प्रॉपरली बाइंड नहीं हो पाता और इसके जो मैसेजेस है वो प्रॉपरली नहीं पहुंच पाते। तो यहाँ पर क्या होता है, इन माइस्थीनिया ग्रेविस रिसेप्टर ऑफ एसिटिल कोलिन एट मसल साइट डिस्ट्रॉय बाय इम्यून सिस्टम। तो जैसे कि मैंने अभी बताया, हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो एसिटिल कोलिन के रिसेप्टर्स जो होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। ये जो कंडीशन है माइस्थीनिया ग्रेविस, इसमें हमारे जो एसिटिल कोलिन के रिसेप्टर्स है वो डिस्ट्रॉय कर देती है हमारे इम्यून सिस्टम। सो लो कॉन्ट्रैक्शन इज ऑकर। तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन जो है वो कम होता है हमारे मसल्स का। ये जो एसिटिल कोलिन है ये कॉन्ट्रैक्शन कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पर वहाँ पर रिसेप्टर जो है वो डिस्ट्रॉय होने की वजह से वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपरली नहीं हो पाता, जिसकी वजह से क्या होता है, एंड एसिटिल कोलिन कंटिन्यूसली रिलीज इन सिनेप्स एंड गेट्स डिस्ट्रॉय बाय कोलिनिस्टरेज। तो यहाँ पर क्या होता है, ये कोलिनिस्टरेज जैसे कि हमने देखा, ये कोलिनिस्टरेज एसिटिल कोलिन को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो जब रिसेप्टर्स जो है एसिटिल कोलिन के वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो एसिटिल कोलिन वहाँ पर कंटिन्यूसली रिलीज होता है और एक्यूमुलेट होता है। तो वहाँ पर ज़्यादा एक्यूमुलेट होने की वजह से ये जो कोलिनिस्टरेज है ये एसिटिल कोलिन को डिस्ट्रॉय कर देता है। नियोस्टिग्मिन एंड फिजोस्टिग्मिन इनहिबिट कोलिनिस्टरेज विच स्लोज डाउन द ब्रेकडाउन ऑफ द एसिटिल कोलिन। तो ये जो नियोस्टिग्मिन और फिजोस्टिग्मिन ड्रग्स है ये कोलिनिस्टरेज को ही इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से एसिटिल कोलिन ब्रेकडाउन नहीं होता, एसिटिल कोलिन डिस्ट्रॉय नहीं होता। मोर एसिटिल कोलिन इज अवेलेबल एट सिनेप्स, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा एसिटिल कोलिन जो है वो सिनेप्स पे प्रेजेंट रहता है और रिलीज होते रहता है। इट इम्प्रूव द स्ट्रेंथ ऑफ मसल, जिसकी वजह से जो मसल्स की स्ट्रेंथ है वो इम्प्रूव हो जाती है। मतलब इम्यून सिस्टम ने हमारे रिसेप्टर्स को डिस्ट्रॉय किया, पर ऐसा तो नहीं हो सकता कि पूरे के पूरे रिसेप्टर्स उन्होंने डिस्ट्रॉय किए हैं। कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो कि रिसीव करते हैं सिग्नल्स, तो उन सिग्नल्स को ज़्यादा से ज़्यादा एसिटिल कोलिन जो है वो प्रोवाइड करना पड़ता है, पर वहाँ पर ज़्यादा एक्यूमुलेट होने की वजह से एसिटिल कोलिन जो है वो डिस्ट्रॉय कर देता है कोलिनिस्टरेज। तो इसकी वजह से क्या होता है, एसिटिल कोलिन भी कम रहता है, ऊपर से वहाँ पर रिसेप्टर को प्रॉपर अमाउंट में एसिटिल कोलिन नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। पर ये जो कोलिनिस्टरेज इनहिबिटर्स ये क्या करते हैं, कोलिनिस्टरेज को इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर एसिटिल कोलिन का कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जो रिसेप्टर्स डिस्ट्रॉय नहीं हुए हैं उनको
जल्दी जल्दी से जो एसिटिलकोलिन है वो मिलता रहता है, जिसकी वजह से मसल्स की स्ट्रेंथ जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। तो इस तरीके से ये ड्रग्स काम करते हैं। ये इनका जनरल मैकेनिज्म हो गया काम करने का। देन नेक्स्ट हम देखेंगे डोज। इन ड्रग्स के डोज कितने दिए जाते हैं? फिजोस्टिक्विन का डोज दिया जाता है 0.5 to 2.5 mg इंट्रामस्कुलर रूट से या फिर सबक्यूटेनियस रूट से। देन नेक्स्ट है नियोस्टिग्मिन। नियोस्टिग्मिन का डोज दिया जाता है 0.5 to 2.5 mg इंट्रामस्कुलर रूट से या फिर सबक्यूटेनियस रूट से। देन नेक्स्ट है इंडिकेशन, मतलब ये कौन से डिसीज कंडीशन में यूज़ किए जाते हैं। यूज टू ट्रीट माइस्थीनिया ग्रेविस। माइस्थीनिया ग्रेविस इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए ये ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं। देन नेक्स्ट है कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब कौन से कंडीशन में ये ड्रग यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो हाइपर सेंसिटिविटी, अगर किसी को हाइपर सेंसिटिविटी है इन ड्रग्स की, तो इस कंडीशन में हम ये ड्रग यूज़ नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट हमारी कैटेगरी है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जिसका एग्जांपल है प्रेडनिसोन। तो इसकी भी हम यहाँ पर जनरल मैकेनिज्म देखेंगे, ये किस तरीके से काम करता है करके। प्रेडनिसोन डिक्रीज द नंबर ऑफ एंटीबॉडीज इन ब्लड स्ट्रीम विच इंटरफेयर बिटवीन द नर्व एंड मसल्स कम्युनिकेशन। तो ये प्रेडनिसोन, ये जो ड्रग है, ये क्या करता है, जो हमारी एंटीबॉडीज़ है उनको ही कम कर देता है, उनको ही डिस्ट्रॉय कर देता है। हमारे ब्लड में जो एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती है, जो कि हमारे जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है वहाँ के रिसेप्टर्स को डिस्ट्रॉय करती है, उन एंटीबॉडीज़ को ही कम कर देते हैं ये ड्रग। ड्रामेटिकली डिक्रीज द सिम्टम्स ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस, जिसकी वजह से क्या होता है, जब एंटीबॉडीज़ ही कम हो जाएंगी तो हमारे जो मसल्स और नर्व्स के बीच के जो रिसेप्टर्स हैं वो ज़्यादा डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, जिसकी वजह से अपने आप ही ये जो माइस्थीनिया ग्रेविस ये जो कंडीशन है, इसके जो सिम्टम्स हैं वो कम हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये प्रेडनिसोन काम करता है। देन नेक्स्ट है डोज। तो यहाँ पर प्रेडनिसोन का डोज कितना दिया जाता है वो देखेंगे। 60 mg ओरली, ये ओरल रूट से दिया जाता है। 60 mg की मेडिसिन होती है इसकी। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इंडिकेशन। इंडिकेशन मतलब कौन से कंडीशन में ये यूज़ किया जाता है। टू ट्रीट माइस्थीनिया ग्रेविस। माइस्थीनिया ग्रेविस इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए ये ड्रग यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट है यूज़ इन अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस मतलब हमारा जो लीवर है उसमें स्वेलिंग आ जाती है अल्कोहल की वजह से, ज़्यादा अमाउंट में अल्कोहल लेने की वजह से, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए ये ड्रग दिया जाता है। देन नेक्स्ट है यूज़ इन COPD। COPD मतलब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, ये हमारे लंग्स की कंडीशन होती है, इसको ट्रीट करने के लिए भी ये ड्रग यूज़ किए जाते हैं। देन नेक्स्ट है यूज़ इन अस्थमा। अस्थमा को ट्रीट करने के लिए भी ये ड्रग यूज़ किए जाते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे कॉन्ट्राइंडिकेशन। तो सबसे पहला है हाइपर सेंसिटिविटी। अगर किसी पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी है तो उस कंडीशन में उस पेशेंट को हम ये ड्रग नहीं दे सकते। देन नेक्स्ट है फंगल इन्फेक्शन। अगर किसी पेशेंट को फंगल इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन में भी हम ये ड्रग उसको नहीं दे सकते। देन नेक्स्ट हम देखेंगे हमारी थर्ड कैटेगरी, जो कि है इम्यूनोसप्रेसेंट। इसके नाम में ही आप देख सकते हैं इम्यूनोसप्रेसेंट। इम्यून मतलब हमारी इम्यून सिस्टम और सप्रेसेंट मतलब सप्रेस करने वाले ड्रग्स। तो हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने वाले ड्रग यहाँ पर कैटेगरी में ही इसका मीनिंग दिया है। इसके एग्जांपल्स है एज़ाथियोप्रिम एंड साइक्लोस्पोरिन। तो इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। दिस ड्रग सप्रेस द ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स एंड डिक्रीज द नर्व डैमेज एट मसल साइड। तो ये जो ड्रग होते हैं ये ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स को, जो हमारी इम्यून सिस्टम है उसको ही सप्रेस कर देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे रिसेप्टर्स है वो डैमेज नहीं होते। तो इस तरीके से ये ड्रग्स काम करते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे डोज इन ड्रग्स का। सबसे पहला है एज़ाथियोप्रिम, जिसको 50 mg दिया जाता है ओरल रूट से, और साइक्लोस्पोरिन को 100 mg दिया जाता है ओरल रूट से। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इंडिकेशन। ये जो ड्रग है ये कौन सी कंडीशन में यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहला है टू ट्रीट ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, मतलब ये जो ड्रग है ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं। तो जितने भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, इम्यून सिस्टम की वजह से होने वाले डिसऑर्डर्स होते हैं, उनको ट्रीट करने के लिए ये ड्रग दिए जाते हैं। देन नेक्स्ट है टू ट्रीट सोरियासिस। सोरियासिस ये भी एक ऐसी कंडीशन है जो कि हमारी इम्यून सिस्टम की वजह से ही होती है। ये हमारी स्किन की कंडीशन होती है, स्किन का डिसऑर्डर होता है, तो इसको ट्रीट करने के लिए भी ये ड्रग दिए जाते हैं। देन नेक्स्ट है टू ट्रीट रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी जो हमारे जॉइंट्स है वो अफेक्ट हुई रहती है, ये भी हमारे इम्यून सिस्टम की वजह से ही होती है।
तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए ये ड्रग दिए जाते हैं। देन नेक्स्ट है यूज इन डर्मेटाइटिस। तो डर्मेटाइटिस ये भी हमारी एक स्किन की कंडीशन है, इसको ट्रीट करने के लिए भी ये ड्रग यूज़ किए जाते हैं। देन नेक्स्ट है कॉन्ट्राइंडिकेशन, मतलब कौन सी कंडीशन में हम ये ड्रग यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहला है हाइपर सेंसिटिविटी। अगर किसी पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी है इन ड्रग्स से, तो उस कंडीशन में हम ये ड्रग उनको नहीं दे सकते। देन नेक्स्ट है हिपैटिक फंक्शन इम्पेयरमेंट। तो अगर किसी पेशेंट का लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम ये ड्रग उनको नहीं दे सकते। देन नेक्स्ट है हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया मतलब अगर किसी पेशेंट के ब्लड में पोटेशियम की लेवल बहुत ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में हम ये ड्रग उनको नहीं दे सकते। तो इस तरीके से इनके कॉन्ट्राइंडिकेशन हो गए। ये जो दो कैटेगरीज हैं इनके बारे में पूरा पढ़ लिया है कि ये क्या होता है, इनमें कौन से ड्रग होते हैं, इनके इंडिकेशन क्या है और कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने ये टॉपिक कवर कर लिए हैं। थैंक यू।